हेलो एवरीवन, मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब में। आज हमारे साथ 64th बीपीएससी की एक और टॉपर हमारे साथ हैं जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं। राजस्व पदाधिकारी की पोस्ट इन्हें मिली है रेवेन्यू ऑफिसर की, और ये स्वाति जी का फर्स्ट अटेम्प्ट था। नहीं मैम, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। ओके। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 60 सेकंड में था। उसमें मैंने मेंस तक अपीयर किया था, बट ओके, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो स्वाति जी को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू स्वाति जी। थैंक यू मैम। हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। जी ज़रूर। मेरा नाम स्वाति सौरभ है। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। इस बार मेरा थर्ड अटेम्प्ट था बीपीएससी में, और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। और मैंने इस बार सोशियोलॉजी में 170 स्कोर किया है। और आगे भी देखो, आगे मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। यूपीएससी के लिए मैं अपेयर करूंगी इस बार प्रीलिम्स में। बस अब वंडरफुल। तो स्वाति जी, जब रिजल्ट आया था तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? सब कितना खुश थे? सबको क्या उम्मीद थी कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में होगा? उम्मीद, हाँ, यस मैम। बिकॉज मुझसे ज़्यादा तो मेरे पेरेंट्स को उम्मीद थी, बिकॉज उन्होंने देखा था कि मैं बहुत मेहनत कर रही थी इसमें, एंड दे वर होपिंग कि अच्छा रैंक मिले, अच्छी पोस्ट मिले। तो ऑब्वियस, और इस 64 का रिजल्ट इतने लेट आया है कि मतलब जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले खुशी इस बात की थी कि रिजल्ट आ गया। फिर उसके बाद सबके चेहरे पे खुशी थी, और फिर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबके कॉल्स आए, तो बहुत ही अच्छा मोमेंट था। ऐसे मोमेंट्स हमेशा जिंदगी भर याद रहते हैं। तो मेरे लिए बहुत यादगार मोमेंट था जब रिजल्ट आया तो। डेफिनेटली रिजल्ट जो पूरा मतलब प्रोसीजर था उसे लगभग 3 साल लग गए थे, तो स्टूडेंट्स काफी यस समय मैम। से वेट कर रहे थे, और जब रिजल्ट आया तो सबके घर में खुशी का माहौल था, सब बहुत खुश थे। तो स्वाति जी, अब मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि 67th का प्रीलिम्स अभी होगा, तो आपकी प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटेजी थी और क्या क्या सोर्सेज आपने फॉलो किए, कैसे अपने प्रीलिम्स को क्लियर किया, उसके बारे यस में मैम। थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए। यस मैम। मैम, जैसे जब मैंने कॉलेज ख़त्म किया था तो कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है। तो मैंने स्टार्ट किया बेसिक बुक्स विच इज़ एनसीईआरटी। ताकि, बिकॉज एनसीईआरटी ऐसी बुक है, अगर आप 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ो तो उसका लैंग्वेज ऐसा होता है कि सबको समझ में आ जाए, तो एक बेस तैयार हो जाता है आपका। और क्योंकि बीपीएससी बहुत फैक्चुअल है, तो मैंने ल्यूसेंट को अपना गाइड बनाया। मैंने ल्यूसेंट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, एंड इट हेल्प मी अ लॉट। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा एरिया था मेरे लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर फॉलो करती थी, द हिंदू, और उसके कुछ नोट्स बनाती थी। और क्रॉनिकल मैगजीन है, जिसे मैं रेफर करती थी सप्लीमेंट करने के लिए करंट अफेयर्स को। और जब लास्ट डे आए प्रीलिम्स का, तो मेरा सारा फोकस रिवीजन पे रहता था कि जो एनसीईआरटी मैंने पढ़ी है और जो नोट्स बनाए हैं करंट अफेयर्स के, बस उसको ही रिवाइज करूँ। और एक स्पीडी की बुक मैं रेकमेंड करूँगी। स्पीडी की बुक आती है, वो मैंने लास्ट मोमेंट पे उसे पढ़ा था। वो बहुत अच्छी बुक होती है। तो हाँ, बस। स्पीडी का करंट अफेयर्स। यस मैम, स्पीडी करंट अफेयर्स। और बहुत लोग घटना चक्र भी पढ़ते हैं। दोनों ही बहुत अच्छी बुक्स हैं। मैंने स्पीडी पे फोकस किया था। और बस मल्टीपल रिविजन्स आई थिंक इज द की, कि जितना आप रिविजन कर रहे हो उतना आप प्रीलिम्स क्लियर करने के नज़दीक हो। तो मेरे लिए ये था कि लिमिटेड रिसोर्सेज थे मेरे, और उसी को मैं बार बार रिवाइज करती थी। ओके। जैसे कि स्वाति जी ने कहा कि ल्यूसेंट को उन्होंने रेफर किया, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ल्यूसेंट को रिवीजन के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के एमसीक्यूज को ल्यूसेंट से सॉल्व करते हैं। साइंस एंड टेक का पोर्शन भी वहां से कवर हो जाता है। करंट अफेयर के लिए क्रॉनिकल और स्पीडी मैगजीन्स को यूज किया है। न्यूज़पेपर वो डेली बेसिस पे पढ़ती थी। तो यही उनका, और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी आपने फॉलो की थी। बिहार स्पेशल के लिए आपने क्या पढ़ा था? बिहार स्पेशल, आई थिंक बिहार करंट अफेयर्स के लिए मैं यूट्यूब को बहुत ज़्यादा रेफर करती हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे बिहार करंट अफेयर्स करके डालते हैं वीडियोस। तो मैं बिहार के करंट अफेयर्स के लिए मेरा मेन था कि मैं यूट्यूब वीडियोस रेफर करती थी। और जैसे जो स्कीम्स होती हैं, बिहार स्कीम्स, ऐसे मैं डाल देती थी यूट्यूब पे, और फिर मैं वैसे पढ़ती थी। तो नेट और ओके। यूट्यूब का
बहुत बड़ा योगदान रहा है इंटरनेट का आपने मेरे काफी प्रिपरेशन में। इस्तेमाल किया सिलेबस को कवर यस मैम। करने में। तो स्वाति जी, हम आपके मेंस पे आना चाहेंगे। मेंस भी एक टफेस्ट स्टेज है प्रीलिम्स के बाद, जिसमें काफी स्टूडेंट हर बार रह जाते हैं, क्योंकि एक तो आंसर राइटिंग का वहाँ बहुत बड़ा रोल है और सिलेबस को कवर करना भी होता है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, मतलब आपने कैसे आंसर राइटिंग की, और जो सब्जेक्ट्स थे उन्हें कहाँ से कवर किया, आपकी सोर्सेज क्या थी? यस मैम। मैम मैंने 62nd मेंस दे रखा था। तो जब मैंने मेंस दिया था तो मुझे यही रियलाइज हुआ कि मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी, जिसकी वजह से मैं रह गई थी मेंस में। तो जब मैं इस बार मेंस दे रही थी तो मेरा मेन फोकस था कि आंसर राइटिंग एटलीस्ट कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस में सॉल्व करूँ। तो जब मैंने मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर, इससे मतलब ये दो मतलब कहे तो वो है, अगर ये दो आपके पास हैं तो आपकी हाफ ऑफ द प्रिपरेशन हो गई। तो जैसे सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग मैंने नेट का सहारा लिया, और कुछ कुछ मटेरियल्स भी मैंने लिए, जैसे कुछ कोचिंग के मटेरियल्स मैंने रेफर किए, जैसे आस्था आईएएस के मैंने कुछ मटेरियल्स देखे थे, जस्ट टू गेट एन आइडिया, बिकॉज बीपीएससी नया था मेरे लिए। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो जस्ट टू गेट ब्रीफ आइडिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आस्था आईएएस के कुछ मटेरियल्स रेफर किए। और स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट्स, मैंने हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आती है, वो मैंने रेफर किया। आई थिंक दैट इज इनफ टू सेल यू थ्रू द एग्जाम, हिस्ट्री की बात करें तो। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत रेफर किया था, जो बहुत प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मैंने रेफर किया था। और ज्योग्राफी भी मैंने एनसीईआरटी से कवर की, और प्रीवियस ईयर पेपर को रेफर किया कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर से पूछ रहे हैं, पोल्यूशन रिलेटेड पूछ रहे हैं। तो वो चीज़ें मैंने नेट से कुछ नोट्स बनाए थे और एनसीईआरटीज रेफर की। और इकोनॉमिक्स के लिए भी मेरी एनसीईआरटी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो स्टैटिक क्वेश्चन को भी थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के नज़रिए से पूछ देते हैं। तो यस मेरा ये यस। था कि हाँ, जैसे तो मेरा साइंस ये था एंड कि टेक में काफी करंट अफेयर आजकल पूछा जा रहा है। यस मैम। तो साइंस एंड टेक, हाँ एग्जैक्टली, साइंस एंड टेक के लिए अगर आपका करंट अफेयर्स अच्छा है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे मेरे बेसिक बुक्स थे। और मेरा ये था कि एटलीस्ट मैं अगर नए क्वेश्चंस नहीं तो प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करूँ। तो मैंने 4-5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए थे। टाइम देखा था कि मैं टाइम पे पूरा कर पा रही हूँ या नहीं। और स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं कहूँगी कि फर्स्ट पेपर जीएस 1 में स्टैटिस्टिक का बहुत रोल होता है। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका अगर जीएस थोड़ा वीक है, तो वो स्टैटिस्टिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन ये सब बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं। तो मैंने भी उसे 1-2 बार देखा था कैसे सॉल्व करते हैं। और जिस नाम में ये सारी मेरी बेसिक चीज़ें थी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए, बिकॉज जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो मैं लास्ट मोमेंट तक आंसर लिख रही थी, लेकिन इस बार जब मैंने पेपर दिया तो मैं जस्ट बिकॉज आई डिड फ्यू आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, तो टाइमली मेरा कवर हो गया था पेपर। ओके। तो स्वाति जी ने जैसा कहा कि डीआई का बहुत इंपॉर्टेंस है, स्टेट्स को बनाना चाहिए, क्योंकि वो मैथ्स वाला पार्ट है और उसमें अगर आप सही करेंगे तो 72 मार्क्स, आपको फुल 72 आउट ऑफ 72 मिल जाता है। बिकॉज जो आपका स्टैटिक है उसमें तो फुल मार्क्स मिलने के कोई चांसेस नहीं है, काफी कटिंग होती है, बट मैथ्स को अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको सीरियसली लेना है, और वो प्रैक्टिस से आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर्स पेपर को और मॉडल पेपर्स को, तो आपका स्टेट्स बन जाता है, उतना डिफिकल्ट नहीं आता है। और स्वाति जी, मैं पूछना चाहूंगी दैट आंसर राइटिंग में आपने ऐसा क्या यूनिक प्रैक्टिस को अपनाया था जिसकी वजह से आपको मतलब सफलता हासिल हुई है? क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मतलब या तो पैराग्राफ में ही अपने आंसर्स को लिखते हैं, आपने कुछ ऐसा अलग किया था अपने आंसर्स को दूसरों से अलग बनाने के लिए? मैम पैराग्राफ पैराग्राफ और में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख रहे हो और हाईलाइट नहीं कर रहे हो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, तो थोड़ा बहुत आई थिंक स्कोर वहाँ कम हो सकता है, व्हाट आई बिलीव इज। वो बिकॉज मोनोटोनस हो जाता है बहुत। हाँ, बहुत मोनोटोनस हो जाता है, और एग्जामिनर भी आई थिंक इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ना उसके लिए थोड़ा हेक्टिक होगा। तो इस बार मैंने मेंस में ये किया था कि जितना हो सके मैंने पॉइंट्स में आंसर लिखे थे। जैसे साइंस एंड टेक, स्पेशली साइंस एंड टेक की बात करूँ तो साइंस एंड टेक में जैसे कुछ पूछा तो मैंने पॉइंट्स में आंसर दिए थे, ताकि
जो मैं कहना चाह रही हूँ वो जाए एग्जामिनर पर। और जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो मतलब अटेंशन नीड होता है हमें, उन्हें मैं अंडरलाइन कर देती थी ताकि एग्जामिनर का ध्यान जाए उस पर। अटेंशन और उसमें था। ओके। हाँ, और तो मेरे लिए ये था कि पैराग्राफ से ज़्यादा आई प्रेफर कि पॉइंट्स में लिखना ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज जितना नीट एंड क्लीन और जितना पॉइंट्स में होगा उतना एग्जामिनर को इजी रहता है जानना कि आप क्या कहना चाहते हो। तो आई थिंक योर आंसर नीड्स टू बी प्रेजेंटेबल। तो मेरे में ये था कि मैंने 60 सेकंड में पैराग्राफ ज़्यादा लिखा था। इस बार मेरी कोशिश ये थी कि मैं पॉइंट्स में लिखूं और मतलब जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उससे मैं अंडरलाइन करूं, उसे हाईलाइट करूं। तो ये वंडरफुल। मेरी मेन स्ट्रैटेजी थी। बहुत एंड सारे स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हैं, मैप बनाते हैं, तो वो भी मैं रेकमेंड करूंगी। अगर फ्लो चार्ट आप जहाँ ऐड कर सके तो प्लीज ऐड, वो ब्राउनी पॉइंट का ही काम करेगा। ओके, वंडरफुल। तो अब हम आपके ऑप्शनल पे आते हैं स्वाति जी। ये स्वाति जी का ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, मैं बताना चाहूंगी व्यूअर्स को। तो स्वाति जी, सोशियोलॉजी की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? क्या आपने खुद से तैयारी की सोशियोलॉजी की, और क्या सोर्सेज आपने रेफर किए? और एक बार जो भी स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं, जो ऑप्ट कर चुके हैं, उनको कुछ टिप्स दीजिए आप। सोशियोलॉजी अगर, जैसे मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो सोशियोलॉजी मेरे लिए कम्प्लीटली नया था। तो फिर मैंने इग्नू के नोट्स रेफर किए थे, बिकॉज इग्नू के नोट्स बहुत ही बेसिक और बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो यस। मैंने एक बेस तैयार करने के लिए इग्नू के नोट्स रेफर किए थे, और फिर इग्नू के नोट्स और नेट की हेल्प लेके खुद के नोट्स बनाए थे। तो खुद के नोट्स बनाने का ये फायदा होता है कि आपको याद रहता है कि आपने क्या नोट्स बनाए। और एक स्टैंडर्ड बुक आती है हरलम्बस की, वो मैंने रेफर किया था। वो मैं सिविल सर्विसेज की जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तब से मैं हरलम्बस ही रेफर करती थी। तो नेट, हरलम्बस और इग्नू, ये तीन मेरी वो थे कि ये तीन पिलर्स थे मेरे, कि हाँ इन पे मैंने प्रिपरेशन की। और जैसे डायनेमिक पार्ट, सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। अगर कोई विमेन इशू है और करेंटली विमेन एसोसिएटेड कोई न्यूज आई है, तो वो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का इसमें भी एक रोल आता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड वो स्टैटिक पार्ट से जोड़ देते हैं कि जैसे बिहार में अभी क्या हो रहा है, जैसे कास्ट से रिलेटेड अगर कुछ है तो बिहार में कास्ट का क्या इम्पोर्टेंस है। और तो इससे क्या है कि अगर आपका एक आइडिया है, बेसिक आइडिया है, और आप करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो, तो आप आंसर्स अच्छे से लिख सकते हो। सोशियोलॉजी में मेन बात ये है कि राइटिंग स्किल होना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप रट के नहीं जा सकते कि अच्छा ये मैंने रटा और मैं वहां जाके लिख दूँ। वहां आपको आंसर खुद फॉर्म करने पड़ेंगे। एक नॉलेज होना जरूरी है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, और जो सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे थिंकर्स एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है। तो थिंकर्स के लिए मैंने नेट रेफर किया था। इग्नू के मटेरियल्स जो थे वो मुझे बहुत हेल्प किए थे। तो थिंकर्स के लिए थोड़ा बहुत रटना पड़ता है, या फिर थिंकर्स के लिए थोड़ा बहुत वो है, बट उससे भी रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इस थिंकर ने ये कहा है, तो कुछ डायनेमिक पार्ट से जोड़ देंगे। तो आपका एक खुद का एक स्किल होना चाहिए कि आप डिराइव कर सको कि अच्छा, एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो सोशियोलॉजी में, बिकॉज सोशियोलॉजी इज अ लैंग्वेज पेपर, यू नीड टू हैव आंसर राइटिंग स्किल्स। तो आप जितना आंसर राइटिंग करो, आई थिंक सोशियोलॉजी के लिए उतना हेल्पफुल है। बिकॉज ये साइंस सब्जेक्ट तो है नहीं कि आप मतलब स्कोर कर रहे हो और आपको फुल मार्क्स मिल गए। सोशियोलॉजी में आप यू हैव टू बी कि आप बेस्ट आंसर लिखने की कोशिश करो। तो आई थिंक आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशियोलॉजी। मैंने बहुत आंसर राइटिंग की थी। ओके, वेल डन। स्वाति जी, मैं पूछना चाहूंगी दैट जो सिलेबस है ऑप्शनल सब्जेक्ट का बीपीएससी में, वो थोड़ा सा मतलब प्रिसाइज है एज कंपेयर टू द यूपीएससी। ठीक है, यू एग्री विद दैट? यस मैम, अ बिट। बिट। ओके, तो आपको क्या लगता है कि अगर जो सिलेबस प्रोवाइडेड है बीपीएससी के द्वारा उसे कवर कर लिया जाए तो आपका पूरा ऑप्शन कवर हो जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं? मैम, सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है सोशियोलॉजी का और बीपीएससी का है, ओवरलैपिंग बहुत जगह है, ओवरलैप बहुत होते हैं। बीपीएससी के सोशियोलॉजी में ये है कि कुछ एक्स्ट्रा एडेड है बिहार के पर्सपेक्टिव से। जैसे यू हैव टू रीड अबाउट द कास्ट पॉलिटिक्स इन बिहार। जैसे स्टेट ओरिएंटेड थोड़ा है बीपीएससी सोशियोलॉजी की बात करें तो,
लेकिन अगर ऐसे बात करें तो बहुत ओवरलैपिंग है। अगर कोई आप नॉर्मल सिविल सर्विसेज के हिसाब से भी सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हो तो आई थिंक 90% ऑफ योर सिलेबस इज कम्प्लीटेड। तो बिहार सोशियोलॉजी के लिए ये है कि आपको बिहार बिहार में क्या हो रहा है, जैसे डाउरी केसेस हैं, बिहार में जो स्पेशल इश्यूज हैं, चाइल्ड मैरिज जो भी है, उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस देना पड़ेगा। बिकॉज ऑब्वियसली आप स्टेट के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, तो वो आपसे पूछेंगे कि स्टेट में क्या हो रहा है, स्टेट आई मीन बिहार एज अ सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो हाँ, ये थोड़ा है कि आपको थोड़ा सा स्टेट ओरिएंटेड देखना पड़ेगा चीज़ों को। लेकिन जैसे स्टैटिक पार्ट की बात करें तो आई थिंक 90% सेम है। मैंने ओके बस 10% बिहार के लिए पढ़ा था। तो हाँ, ओके, सो बहुत बिहार ओवरलैपिंग की है। सोसाइटी के बारे में नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है, दैट्स व्हाट यू आर यस मैम। ट्राइंग टू से। ओके, स्वाति जी, ये तो आपके मेंस के प्रिपरेशन की बात हो गई। अब हम इंटरव्यू पे आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू के लिए आपने क्या कुछ अलग किया अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, और क्या क्या आपने चीजों को रेफर किया, क्या क्या पूछा जाता है, आपका बोर्ड कौन सा था, बोर्ड मेंबर्स ने आपसे क्या क्या पूछा, तैयारी आपने कैसे की, तो इसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी, जो इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है ना, दैट इज द बेस्ट स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन। आप बहुत इंजॉय करते हो, आप खुद को एक्सप्लोर करते हो। जब सबसे पहले आप जो प्रिपेयर करते हो अपना, वो डैफ कहूंगी, जिसमें आप हॉबीज वगैरह डालते हो, तो इट मेक्स यू थिंक अबाउट योर सेल्फ कि अच्छा, मेरी हॉबीज ये हैं। वो मेरे जो कलीग्स थे उनके साथ प्रॉब्लम ये थी, उन्हें पता ही नहीं था उनकी हॉबी क्या है। तो वो लिख रहे थे, अरे मैं जर्नल राइटिंग लिख दूंगी अपनी हॉबी। तो मेरे तो आई थिंक जो इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है, इस दौरान जब आप प्रिपेयर करते हो इंटरव्यू के लिए, तो आप खुद को जान जाते हो। बिकॉज इंटरव्यू, आई थिंक इंटरव्यू में वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि यस, आपकी आप कैसे डील करोगे। बिकॉज मेंस और प्रीलिम्स में तो आपका नॉलेज चेक हो चुका है। तो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी एंड हाउ यू डील विद सिचुएशन। वो थोड़ा जैसे मेरे बोर्ड मेंबर्स आई थिंक अरुण कुमार सर थे। तो मैं जब इंटरव्यू रूम में घुसी तो मुझसे पूछा कि तुम्हारा टोकन नंबर बताओ क्या है, जो मुझे टोकन एलोकेट किया था। और वो मैंने ऐसे देखा था, इतना बड़ा नंबर था, 10 डिजिट नंबर था, और वो मुझे याद नहीं था। तो आई वॉज अ बिट टेंस कि अरे पहला क्वेश्चन गलत हो गया। तो नहीं, बट उस they टाइम wanted to जस्ट check the presence of mind of a student. हाँ, जस्ट आई एंटर, मैं बैठी भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि बताओ तुम्हारा टोकन नंबर क्या है। तो आई वाज अ बिट टेंस। आई मुझे 4 डिजिट्स जो पहले के याद थे, वो मैंने बताया कि सर आई रिमेम्बर दिस। तो फिर उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन इंटरव्यू इज कि आप ऑनेस्ट रहो। अगर आपको Yes, नहीं आ रहा है तो प्लीज वहाँ कुछ आंसर फॉर्म मत करो। आई थिंक मुझसे अगर 10 क्वेश्चंस पूछे होंगे तो 4-5 क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मुझे नहीं पता थे। एंड आई ऑनेस्टली सेड कि सर आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट इट। मैं पढ़ूंगी और इसके बारे में जानने की कोशिश करूंगी। तो मुझसे सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत पूछे थे, जैसे अबाउट मैरिज, ट्रिपल तलाक, बिकॉज ट्रिपल तलाक वाज इन न्यूज। न्यूज में तो था। हाँ, फिर मुझसे जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की थी, आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम केरला। तो वहाँ वहाँ के बारे में मुझसे पूछा गया कि ओके, कोविड सिचुएशन के बारे में पूछा गया कि व्हाई आर सो मच कोविड केसेस इन केरला, बिकॉज मैंने वहाँ से पढ़ाई की थी। और कुछ मेरा कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन मैंने किया था कंप्यूटर साइंस से। तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से की है तो उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो यस, एक एवरेज स्टूडेंट को होगा। यू डोंट नीड टू मतलब पूरा ग्रेजुएशन का सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझसे पूछा था बिटकॉइन के बारे में, विच इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक नाउ डेज, कि बिटकॉइन बहुत ही चर्चे में है। तो मुझसे बिटकॉइन के बारे में पूछा गया था, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा गया था, और एक सिचुएशनल क्वेश्चन दिया था मुझे। मेक श्योर कि आप सिचुएशनल क्वेश्चन में ट्राई योर बेस्ट टू आंसर इट, उसको अवॉइड ना करें। उसमें आप नहीं बोल सकते कि सर मुझे आइडिया नहीं है, उसमें आपको बोलना ही पड़ेगा। मुझसे पूछा गया था कि अगर आपको इन्वायरमेंट, आपको एक जगह से लोगों को हटाना है सो दैट एन इंडस्ट्री सेटअप हो जाए, तो आप कैसे कन्विंस करोगे वहाँ के लोगों को। अब मैं इसमें ये तो नहीं बोल सकती कि सर मुझे नॉलेज नहीं है, सो आई हैव टू यूज द प्रेजेंस ऑफ माई माइंड कि हाँ कैसे डील करोगे, बिकॉज दे वांट टू सी कि आप एक ऑफिसर के पोस्ट पे जा रहे हो तो आप उस लायक हो कि नहीं। एंड आई हैव टू से मैम, आप जो सिचुएशनल क्वेश्चंस देते थे अपने यूट्यूब पे,
उससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। आप जो सिचुएशन क्वेश्चन डालते हो, मैंने उसे हर सिचुएशनल क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। और उससे क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हो तो आपका एक कहते हैं ना मेंटल एक्सरसाइज होता है कि अच्छा वहां पूछेंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगी। एंड थैंक्स टू यू मैम कि आपने रिप्लाई किया और जो भी कमियां थी आपने स्टूडेंट्स को बताया, आई थिंक। थैंक यू तो सो वो मुझे मच। बहुत हेल्प किया। थैंक यू सो मच यस मैम, स्वाति बिकॉज जी। मैम ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं है जो सिचुएशनल क्वेश्चंस देते हो। तो आई थिंक आपका प्लेटफॉर्म एक यूनिक था उस वे में कि मेरी प्रैक्टिस हो गई सिचुएशनल क्वेश्चन को डील करने के लिए। एंड मैंने अच्छे से डील किया उस क्वेश्चन को। दे वर क्वाइट हैप्पी, स्माइलिंग चेहरा था उनका। और कभी हाँ बीच में ऐसा हो सकता है कि कोई एक इंसान क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन दूसरा इंसान क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दे, तो उस टाइम अपना बैलेंस ना खोए, ऐसा कुछ इरिटेट ना होए कि अरे पैनिक नहीं उन्होंने होना पूछ है। लिया। हाँ, पैनिक नहीं होना है। और जब सवाल नहीं आए तो प्लीज पैनिक नहीं हुए। मैं एक स्माइलिंग चेहरा मेरा मेंटेन था बिकॉज आई न्यू कि वो मुझे ऐसे सिचुएशन में डालेंगे जहां मैं अपना पेशेंस लूज कर जाऊं। तो एक दो बार ऐसा हुआ जब मैंने लगातार 2 क्वेश्चन के लिए बोला सर आई डोंट नो, तो मुझे थोड़ा लगने लगा कि अब आगे कुछ ऐसा क्वेश्चन आप पूछ रहे जो मुझे नहीं आइडिया हो। बट खुद को संभालना पड़ेगा ऐसे उसमें। और हॉबीज को प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करें बिकॉज वो हॉबी से पूछेंगे। जैसे मेरा वॉचिंग मूवीज था तो मुझसे मूवीज के बारे में पूछा कि कैसी मूवीज पसंद है, कमर्शियल सिनेमा और इन सब जो कंटेंट ड्रिवन होते हैं उनमें क्या वो है। तो इस हॉबीज को प्लीज प्रिपेयर करें एंड कोशिश करें आप एक मेड अप हॉबी ना बताएं। कुछ लोग होता है, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी उसने कुकिंग हॉबी दे दिया था जबकि उसे कुकिंग कुछ नहीं आता था। तो उससे कुकिंग रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछ दी। तो एक आइडिया उन्हें मिल गया कि ये उसकी हॉबी नहीं है। तो उन्हें नहीं पता चल गया कि शी इज लाइंग। और आप यस, ऑनेस्ट नहीं हो तो ये बहुत बड़ा डीमेरिट है आपके लिए। तो ब्लफ उसके नहीं इंटरव्यू में करना आई। है। अगर ब्लफिंग हाँ, करेंगे तो आपके मार्क्स ज्यादा कट सकते हैं वहां पे। वो आपकी ऑनेस्टी और मॉडेस्टी दो ही चीज चेक करते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और आपका यस मैम। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। दीज ऑल थिंग्स आर चेक्ड इन योर इंटरव्यू। आपका नॉलेज वो चेक नहीं करते क्योंकि नॉलेज ऑलरेडी 2 स्टेजेस में आपका चेक हो चुका है। तो स्वाति जी, अगर आप समराइज करना चाहेंगी इंटरव्यू को, तो आप क्या कहेंगी दैट क्या क्या क्वेश्चन तैयार करना चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? और अपने ऑप्शनल, फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद ऑप्शनल बिकॉज मुझसे ऑप्शनल के एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे। देयर वाज समथिंग अबाउट मैरिज। और जब आप विमेन हो, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि विमेन इश्यूज को पढ़ के जाएं कि आपके बिहार में क्या विमेन इश्यूज हैं, आपका नजरिया क्या है उस प्रॉब्लम को लेके, आप कैसे उसको सॉल्व करेंगी। तो आई थिंक मैंने विमेन इश्यूज को तैयार बहुत अच्छे से किया था, ऑल्दो मुझसे पूछा नहीं। लेकिन जब आप प्रिपेयर्ड होके जाते हो तो आपको यस। कॉन्फिडेंस रहता है कि कुछ भी आएगा तो आई डील विद। तो मैंने फर्स्ट सोशियोलॉजी को प्रिपेयर किया था बहुत अच्छे से। स्टैटिक पार्ट से ज़्यादा मैंने डायनेमिक पार्ट को प्रिपेयर किया था कि जो जो सोसाइटी में हो रहा है और जो जो लॉज हैं जो बिहार स्टेट गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है लड़कियों के लिए। तो डेफिनेटली। वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैंने विमेन इश्यूज तैयार किया सोशियोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। और ऑप्शनल के बाद फर्स्ट हॉबीज, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स से पूछा गया था कि आपकी वीकनेस क्या है और आप उस वीकनेस को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हो अभी, हाउ आर यू ट्राइंग टू वर्क ऑन योर वीकनेस। तो स्ट्रेंथ वीकनेस अपने आप को पढ़ो। आई सेल्फ थिंक इंटरव्यू टॉक इज ऑल अबाउट। एंड सेल्फ हाँ। स्टडी की जरूरत है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत होती है इंटरव्यू में। अपना आपको बॉडी लैंग्वेज देखना पड़ता है, आपके जेस्चर्स, यस मैम। पोस्चर्स, आपके एक्सप्रेशन, आपको कॉन्फिडेंस, दीज ऑल थिंग्स आर चेक्ड देयर। नॉलेज से ज्यादा ये सब का ही चेक होता है। और यस मैम। तो जैसे कि स्वाति जी ने बताया, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपका एकेडमिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपके हॉबीज हो गए और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं। एंड उसके अलावा करंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट में जो सिचुएशन चल रही है, जो करंट इश्यूज हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके अलावा व्हाट एवर द लाइफ, उनके मन में जो आए वो पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ। तो हाँ। इसके लिए जरूरत है आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। हाँ। और अगर आपसे 10 सवाल पूछे हैं तो अगर आप 9 के भी आंसर्स नहीं दे पाए हो तो आपको पैनिक नहीं करना है। यस। अगर आप एक भी आंसर सही दे रहे हो वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो आपको सेल थ्रू कर जाएगा एग्जाम में। लेकिन
अगर आप नहीं दे रहे हो जवाब तो इसका मतलब ये नहीं है, बिकॉज कोई भी कंप्लीटली नॉलेजफुल नहीं हो सकता, कोई भी किसी के पास भी हर चीज का नॉलेज नहीं हो सकता, एंड दे नो दैट। डेफिनेटली ह्यूमंस आर नॉट हाँ गूगल, गूगल नहीं है वो। हाँ वही। तो इसलिए अगर, बिकॉज क्या पता जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको भी नहीं पता हो कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, लेकिन डेफिनेटली दे जस्ट वांट टू नो कि अगर कहते हैं ना कि आप अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस को कैसे डील करते हो, तो वहाँ नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। मैं जब मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ था तो आई वाज बिट वरिड कि मैंने इतने सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं दिए, तो आई स्टार्टेड क्राइंग अ बिट कि अरे क्या हो गया। लेकिन मेरा ये था कि जब मैं इंटरव्यू रूम में हूँ तब मेरे चेहरे से स्माइल नहीं जानी चाहिए और उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं मतलब अंदर ही अंदर आई एम स्कैर्ड कि अच्छा क्या होगा। जब मैं इंटरव्यू रूम से निकली तो मतलब मैं थोड़ी ज़्यादा परेशान थी। लेकिन ये है कि जब आप इंटरव्यू रूम में हो तब आपके माइंड में क्या चल रहा है, अगर कुछ नेगेटिव भी चल रहा है तो वो आप कोशिश करें कि आपके चेहरे पे ना आए। तो मेरा कांस्टेंट यही था कि मैं, अगर मुझे नहीं भी आ रहा था, आई वाज स्माइलिंग, सॉरी सर आई डोंट नो। तो बस वो यही डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के साथ चाहती हूँ। जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत एजड हैं, तो वो आपके एक्सप्रेशंस पढ़ लेते हैं, आपका यस चेहरा पढ़ मैम। लेते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो आप झूठ भी बोल लेंगे तभी भी वो चीज वो पकड़ लेंगे। तो झूठ नहीं बोलना है किसी भी चीज को लेके, जो भी बात है वो सच्चाई वो वहां बताइए, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखेगा, नर्वसनेस भी दिखेगी, अगर आप डरेंगे तो वो फियर भी आपके चेहरे पे दिखेगा। एंड व्हाट हाँ अबाउट द पर्सनल क्वेश्चंस, जैसा कि अभी वहां पे बीपीएससी में स्वाति जी पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछा गया था, समथिंग रिलेटिंग टू नहीं योर होम टाउन, योर नेम, योर नहीं प्लेस? नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क अबाउट योर होम टाउन, आप कहाँ से हो। वो कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। वो आपकी ग्रेजुएशन पूछेंगे, आपकी ऑप्शनल पूछेंगे, और आपकी हॉबीज और आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके बारे में पूछेंगे। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके होम टाउन से, बिकॉज एक एन रूल आया था हाँ, कि एनएसआरटी होम डिस्ट्रिक्ट के बाद। सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट जो होते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। हाँ तो जैसे कि स्वाति जी ने कहा, स्टैटिक क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ डायनामिक होते हैं। तो स्टैटिक में अगर आप सॉरी भी कह सकते हैं, बट जो डायनामिक वाला पार्ट है उसको आपको आंसर करना ही करना है, उसमें आप सॉरी नहीं कह सकते, सॉरी का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक नेगेटिव इम्पैक्ट वहां पे क्रिएट हो जाता है अगर आप किसी सिचुएशन को डील नहीं कर पाएंगे। तो ये थी स्वाति यस जी मैम। हमारे साथ, जिन्होंने अपने प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी हमारे साथ डिटेल में शेयर की। थैंक यू सो मच स्वाति जी, प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम, वी थैंक आर यू सो मैम, ग्रेटफुल टू यू। चलिए थैंक यू मैम, धन्यवाद। थैंक यू मैम।